नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में आज हम सबसे पहले उन पहाड़ों की बात करेंगे जिनकी धड़कन बिगड़ने लगी है और उन्हें लैंडस्लाइड अटैक आ रहे हैं। ये पहाड़ों की ऐसी पीड़ा है जिसे आज देखना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके लिए भी एक जरूरी रिमाइंडर है। फिर आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलवाएंगे, जिन्होंने कूटनीति के नाम पर कॉमेडी की है। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है और ज़ेलेंस्की का शांति विरोधी शब्दकोश कैसा है, ये भी बताएंगे। फिर सत्ता में एक हंसी भी दिखाएंगे जो आपको थोड़ा चुभ सकती है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से जब दाल के दाम को लेकर सवाल किया गया तो उन्हें उसका जवाब देते हुए हंसी आ गई। इसीलिए आज हम मंत्री जी को जनता का दर्द दाल दिखाएंगे। सीबीआई के खिलाफ याचिका पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया है। इस याचिका में सरकार की ओर से सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक शुभ समाचार आया है। कोर्ट ने कहा है कि ये महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार हैं और इसके लिए वो याचिका भी दायर कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि अयोध्या में अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए, भू माफियाओं ने जमीन खरीदी, इसीलिए इन भूमि सौदों की जांच और समीक्षा होनी चाहिए। और एक बड़ी खबर नीट पर एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, इसीलिए पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। एनटीए ने यह भी कहा कि ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। आज सत्ता में सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को पहाड़ों की धड़कन सुनाना चाहते हैं और उसका दर्द भी दिखाना चाहते हैं। आपने इंसानों के सीने के दर्द के बारे में तो कई बार सुना होगा, जो कभी कभी हार्ट अटैक का रूप ले लेता है और इसमें किसी की जान भी चली जाती है। लेकिन जब पहाड़ों की धड़कन बिगड़ती है तो कैसे वहां लैंडस्लाइड के अटैक आते हैं, दर्द में कैसे ये पहाड़ टूटकर बिखरने लगते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं। इसके कुछ बहुत हैरान और परेशान करने वाले वीडियो आज उत्तराखंड से सामने आए हैं। ये वो पहाड़ हैं जहां आप गर्मियों में अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के चमोली में इन पहाड़ों को आए लैंडस्लाइड अटैक के वीडियो आज आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए एक सबक भी है। फिलहाल इस मौसम में पहाड़ों से उचित दूरी बना कर रखें। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह नीचे आ गया और इन तस्वीरों ने वहां मौजूद हर एक शख्स को दहला दिया। जहां ये लैंडस्लाइड हुआ वो इलाका पाताल गंगा लंगसी टनल के पास था और ऐसा लग रहा है यहाँ कई विस्फोट हुए हैं। इस भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया और करीब 2000 लोग जोशीमठ में फंस गए। लेकिन जोशीमठ में लैंडस्लाइड की ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से जोशीमठ के पहाड़ ऐसे ही चकनाचूर हो रहे हैं, जैसे इस वीडियो में भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को इस बात का अंदाजा था कि पहाड़ दरक रहे हैं, इसीलिए काफ़ी पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया और इसके कुछ ही देर बाद ये पहाड़ खिसकते हुए नीचे आ गए। हालांकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो यहाँ लापरवाही के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, यानी लोगों को ये जानकारी है कि यहाँ खतरा है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ लैंडस्लाइड वीडियो बनाने का कोई कंपटीशन चल रहा हो। कुछ लोग इस भयानक दृश्य का आनंद ले रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि अगर पहाड़ का एक भी हिस्सा उनके ऊपर आकर गिरेगा तो उनका अंजाम क्या होगा। आपको ये भी याद होगा
आपको याद होगा जिस जोशीमठ में लैंडस्लाइड की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, ये वही इलाका है जहां घरों और ज़मीनों में दरार से हमेशा खतरे का सायरन बजता रहता है। और अब यहां बेहिसाब टूटते पहाड़ बता रहे हैं कि ये इलाका कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। उत्तराखंड का जोशीमठ भूकंप के लिहाज से सेस्मिक जोन 5 में आता है। इसे लेकर कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, जिसमें जोशीमठ के 99% से ज़्यादा हिस्से को जोखिम के अनुसार बांटा गया था। इसमें भी 39% हिस्से को हाई रिस्क जोन और 28% इलाके को मॉडरेट रिस्क जोन में बताया गया था। वैसे उत्तराखंड के जोशीमठ या दूसरे हिस्सों में जो भूस्खलन हो रहे हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसे जलवायु परिवर्तन या बारिश का साइड इफेक्ट कहें, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार बारिश लैंडस्लाइड की दूसरी बड़ी वजह है, जबकि पहला कारण पहाड़ों पर हो रहा अंधाधुंध निर्माण है। यानी सच ये है कि इसमें इंसानों की सबसे ज्यादा भागीदारी है, जिसने पैसों की लालच और विकास के नाम पर पहाड़ों के सीने में इतना ड्रिल किया है कि ये अब कमजोर हो चुके हैं और अब इनमें बारिश को झेलने की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हर वर्ष इसी उत्तराखंड में 2 करोड़ से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं और वर्ष 2019 में संख्या 3 करोड़ 80 लाख को भी पार कर गई थी। यानी जितनी इस राज्य की आबादी है, उससे 2 से 3 गुना लोग यहाँ छुट्टी में आते हैं। इसी दबाव की वजह से पहाड़ों को इंसान जो दर्द देते हैं, वो इसे सहन नहीं कर पाते। फिर पहाड़ों का सीना चिर जाता है, अंधाधुंध निर्माण किया जाता है, बेहिसाब होटल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट तैयार किए जाते हैं और जब बोझ ज्यादा बढ़ जाता है तो पहाड़ों को इसी तरह हार्ट अटैक आने लगता है और वो दर्द से तड़प कर टूटने लगते हैं। इसीलिए इन पहाड़ों को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है और यही बात आज ये पहाड़ आपसे कहना चाहते हैं। फिलहाल जोशीमठ में पिछले कुछ घंटों में जो लैंडस्लाइड हुए हैं, उसमें करीब 2000 लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ा है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है। इसीलिए लैंडस्लाइड की वजह से 2000 से अधिक तीर्थयात्री जोशीमठ में फंस गए हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन के बाद अपने शहर की ओर लौट रहे थे, लेकिन पहाड़ों के गिरने और रास्ता बंद होने की वजह से अब सड़कों पर अपना वक्त काटने को मजबूर हैं और इंतजार कर रहे हैं कब रास्ता खुलेगा और कब ये लोग अपने घर जाएंगे। और अब इस वक्त निकले यहाँ और रास्ते में जाम लग गया, हटाने वाले कोई भी नहीं, आरबी वाले भी नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं है। हमको बहुत परेशानी हो रही है, ना तो पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, काय की व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ गए थे, हमको बहुत परेशानी आई। चाय पानी की व्यवस्था 10 की चीज़ 20 में मिल रही है और खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग सब भूखे बैठे, यहाँ पर रोड पे बैठे हैं, कुछ काय की भी व्यवस्था नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। I am from Andhra Pradesh, Visakhapatnam, and we completed our Kedarnath trekking, and we are going to Badrinath, and in between there is a big landslide there, and we are to come from that side to this side. We just went upside of the hill and turned around it, and we came here. It's very hard. हम लोग इंदौर से आए हैं, आशा है। परेशानी तो हो रही, देखो ना रास्ता हो गया। और अब इस खबर का नजरिया नाइम। आज उत्तराखंड की लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखकर विदुर नीति का एक अंश कौंध रहा है, जिसका सार ये है कि ज्यादा चलने से मनुष्य बूढ़ा होता है, ज्यादा पानी गिरने से पहाड़ों की आयु घटती है और कड़वी बोली से मन बूढ़ा हो जाता है। हालांकि विदुर के युग में पहाड़ों पर इस तरह से निर्माण नहीं हो रहा था, वरना वो ये भी जरूर लिखते कि बारिश के साथ साथ पहाड़ों में बेहिसाब निर्माण से भी पहाड़ों की आयु घटती है। कूटनीति में कॉमेडी का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन दुनिया में एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं जो कूटनीति की बारीकियों को ठीक से समझे बिना विलाप करने लगते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं
जिससे उनकी छवि एक कॉमेडियन जैसी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जो पिछले 2 साल से रूस जैसे ताकतवर देश से युद्ध लड़ रहे हैं, गहरी मुसीबत में हैं। अमेरिका और नेटो देशों के सहयोग के बिना उनके लिए एक दिन भी युद्ध लड़ना संभव नहीं है। कायदे से अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी मंच पर इस युद्ध को रोकने और शांति समझौता करने के पक्ष में कोई बात हो तो ज़ेलेंस्की को इसका स्वागत करना चाहिए और इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये यूक्रेन के हित में होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की किसी कॉमेडियन की तरह कुछ का कुछ कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात को लेकर कटाक्ष किए हैं, तीखी बातें कही हैं। ये बड़ी कूटनीतिक खबर है। एक तरफ मॉस्को में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने बैठकर रूस यूक्रेन युद्ध पर गंभीर चर्चा की। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पीएम मोदी ने अपने बोल्ड अंदाज में ये कहा कि यूक्रेन में शांति के लिए भारत हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस मुलाकात पर भी चुन चुनकर घातक शब्दों से हमले किए और कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने एक खूंखार अपराधी को गले लगाया। यानी पुतिन और पीएम मोदी को एक फ्रेम में देखकर ज़ेलेंस्की बौखला गए। एक तरफ पीएम मोदी ने पुतिन के सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि बम गोलियों के बीच शांति वार्ता संभव है। वहीं दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने भारत के इस प्रयास और कूटनीति का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। हालांकि ये हैरानी का विषय है कि ज़ेलेंस्की को इस मुलाकात में कौन सी बात विनाशकारी लग रही है। गर्मजोशी से दो नेताओं का मिलना, युद्ध रोकने का प्रयास करना, शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की बातें करना, भारत की मध्यस्थता, इन सारी बातों के लिए ज़ेलेंस्की विनाशकारी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। अमेरिका के सुर में सुर मिलाने वाले ज़ेलेंस्की को भारत के शांति वाले प्रयास पर भरोसा नहीं है। भारत रूस की दोस्ती के प्रति उनका पूर्वाग्रह इतना ज्यादा है कि वो शांति के प्रयास को भी विनाशकारी कह रहे हैं। इसीलिए ज़ेलेंस्की का नैरेटिव यह है कि क्रेमलिन में मोदी पुतिन मुलाकात से बड़ी निराशा हुई है। कल पीएम मोदी के बयानों का फोकस युद्ध रोकने पर था, शांति पर था, आतंकवाद के विरोध पर था। लेकिन ज़ेलेंस्की की दलील है कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। इस पर ज़ेलेंस्की के आलोचक कह रहे हैं कि एक जमाने में वो कॉमेडियन रहे हैं, इसीलिए उन्हें कूटनीति भी नाटक ही लगती है। अब आप ज़ेलेंस्की का शांति विरोधी शब्दकोश देखिए। इसमें एक तरफ घटनाएं और उनकी असलियत है, दूसरी तरफ वो शुद्ध शब्द हैं जिनसे ज़ेलेंस्की एजेंडा चला रहे हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात को देखकर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि ये विनाशकारी मुलाकात है। मुलाकात में गर्मजोशी की तस्वीरें आती हैं तो कहते हैं कि खूंखार अपराधी को गले लगाया जा रहा है। मुलाकात में युद्ध विरोधी बातें होती हैं, शांति पर जोर दिया जाता है तो ज़ेलेंस्की तुरंत इसे दिखावा कह देते हैं। और तमाम समझौतों के जरिए भारत रूस संबंधों का नया युग शुरू होता है तो ज़ेलेंस्की डायलॉग मारते हैं कि घोर निराशा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन ने शांति का मंत्र पढ़ा, कूटनीतिक संतुलन बनाया, तो ज़ेलेंस्की को गुस्सा क्यों आया? उनका दिलो दिमाग क्यों जलने लगा? क्या उन्हें शांति नहीं चाहिए? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के शांति मंत्र से ज़ेलेंस्की बुरी तरह चिढ़ गए? यहाँ ज़ेलेंस्की को यह भी समझना होगा कि भारत की विदेश नीति ज़ेलेंस्की के हिसाब से नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मोदी शांति संदेश देंगे और ज़ेलेंस्की इस पर भारत विरोधी नैरेटिव चलाएंगे। जब अमेरिका भी कह रहा है कि पीएम मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं तो ज़ेलेंस्की को यह विनाशकारी झटका क्यों लग रहा है? क्या ज़ेलेंस्की को ये गलतफहमी हो गई है कि उन्होंने भारत का विदेश मंत्रालय ज्वाइन कर लिया है और वो अपने इलाके में बैठे बैठे भारत की विदेश नीति भी बना लेंगे? वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ज़ेलेंस्की कॉमेडी चैंपियन है। कॉमेडी करते करते ही उन्होंने यूक्रेन में लोकप्रियता हासिल की और आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान है। राष्ट्रपति बनने से पहले इनका राजनीतिक अनुभव शून्य के बराबर था। लेकिन हमारी चिंता यह है कि आज की तारीख में ज़ेलेंस्की एक ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जिसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा है, जहां हर रोज बारूद बरस रहा है और ये कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को कुर्सी और कॉमेडी से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कम से कम ऐसे देश पर विश्वास करना चाहिए जो कूटनीति की दुनिया में शांति और संतुलन का महारथी है, जिस पर सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के गुरु अमेरिका का भी भरपूर भरोसा है। ज़ेलेंस्की अपना कॉमेडी वाला चश्मा उतारेंगे तो शांति दिखेगी। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई।
एक्सेलेंसी एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। इस दुनिया में ज़ेलेंस्की अकेले नहीं हैं जो भारत के प्रयास, भारत की तरक्की, भारत के वर्चस्व से जलते हैं। ऐसे कुंठित और सेलेक्टिव इंसानों, संगठनों, पत्रिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और जिस रफ्तार से भारत की वैश्विक वर्चस्व शक्ति तीव्र गति से बढ़ रही है, उसी रफ्तार से जलने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन की कूटनीतिक और मित्रता वाली मुलाकात को पश्चिमी मीडिया किस लेंस से देख रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। बीबीसी हिंदी लिखता है कि नेटो देश जहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, वहीं पीएम मोदी ने पुतिन की साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की है। पश्चिमी देश रूस को अलग अलग प्रतिबंध लगाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन भारत, चीन जैसे देशों के नेताओं के साथ संबंध मजबूत करने में जुटे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है कि रूस और भारत दोनों के लिए ये दौरा अहम है। ये दौरा पुतिन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए वो पश्चिम को संदेश दे रहे हैं कि उनके लगाए प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा है। द गार्डियन ने लिखा है कि पुतिन की महत्वाकांक्षाओं पर मोदी के शब्दों का कोई असर होगा, ऐसा नहीं लगता। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के कदम से पश्चिमी देश निराश हैं। भारत के रूस के साथ गहरे होते संबंधों को लेकर आर्थिक अधिक चिंतित दिख रहे हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर लिखा है कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये यात्रा साफ संकेत देती है कि भले ही भारत अमेरिका का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, मगर भारत अभी तक पश्चिमी देशों के पाले में गया नहीं है। वैसे ज़ेलेंस्की जो मर्जी बोलते रहे, उनके शब्दों का प्रभाव भाप की तरह उड़ चुका है। दुनिया का फोकस ज़ेलेंस्की के विक्टिम कार्ड पर नहीं है। दुनिया इस समय भारत के प्रधानमंत्री की ओर देख रही है। पीएम मोदी की विदेश यात्रा जारी है। 26 घंटे तक मॉस्को में रहने के बाद पीएम मोदी तय कार्यक्रम के अनुसार 2 दिन के ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। रूस की तरह ऑस्ट्रिया में भी पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया के वियना में होटल में पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम की धुन बजाकर किया गया। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पुराने रहे हैं। साल 1955 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रिया दौरे पर गए थे। इसके बाद साल 1971 में और साल 1984 में 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया दौरे पर गई। इस यात्रा के 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचा है। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्वागत के बाद पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर से मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने चांसलर नेमर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां भी रूस यूक्रेन युद्ध और आतंकवाद पर पीएम मोदी के तेवर मॉस्को वाले ही थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता है। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है।
मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। और सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती के परमाणु फैक्टर की। देशों के बीच एक ऐसी सहमति हुई है जो अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। वैसे तो रूस की मदद से भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट और प्लांट चल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात वाली ये डील कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि रूस ने भारत में 6 नए परमाणु संयंत्रों के निर्माण पर सहमति जताई है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत में इन नए संयंत्रों के निर्माण में मदद करने की बात कही है। रोसाटॉम का दावा है कि दोनों देशों में जल्द ही इसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। 6 नए परमाणु संयंत्रों की लोकेशन और डिजाइन पर भी चर्चा हुई है। ये नए परमाणु संयंत्र स्थापित होने से काफी हद तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल मई महीने में रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी FNPP के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की थी। आपको यह भी पता है कि भारत का परम मित्र रूस ही दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस परमाणु संयंत्र को एकेडमिक लोमोनोसोव जहाज पर असेंबल किया गया है। रूस के एक हिस्से में बिजली की आपूर्ति भी इसी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रही है। रूस का भारत को ऐसी तकनीक देने की पेशकश करना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तकनीक भारत की कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज आपको समझना चाहिए कि दुनिया में परमाणु रिएक्टरों का स्टेटस क्या है, भारत को किस तरह का बिजली बूस्टर मिलने वाला है, आखिर भारत को परमाणु ऊर्जा प्लांट की कितनी जरूरत है। आज की तारीख में दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में कुल 443 परमाणु रिएक्टर हैं। ये 35 देशों के बीच बटे हुए हैं। टॉप 5 देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 93, फ्रांस के पास 56, चीन के पास 53, जापान के पास 33 और दक्षिण कोरिया के पास 27 परमाणु रिएक्टर हैं। यहाँ आपको भारत की स्थिति भी समझनी चाहिए। भारत के पास वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर हैं। रिएक्टर्स की संख्या के लिहाज से पूरी दुनिया में भारत का स्थान 6ठा है। रूस से 6 रिएक्टर मिलने के बाद ये संख्या 28 हो जाएगी और नई रैंक दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए 4थे नंबर की हो जाएगी। मतलब भारत सीधे 2 रैंक आगे बढ़ जाएगा। भारत के लोगों को कितना फायदा होगा ये भी जानिए। रूस से 6 नए रिएक्टर प्राप्त होने के बाद भारत की कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 25% बढ़ जाएगी। 6 नए रिएक्टरों से भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 4600 मेगावाट की वृद्धि होगी, जो लगभग 3 करोड़ घरों की बिजली सप्लाई के लिए पर्याप्त है। परमाणु ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी और भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य पूरा करने की ओर आगे बढ़ पाएगा। परमाणु बिजली 24 घंटे की अनवरत बिजली सप्लाई का साधन है। रिएक्टर बढ़ेंगे तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से अधिक सशक्त हो जाएगा। सत्ता में अब हम आपको एक हंसी दिखाते हैं। वैसे तो किसी भी सामान्य इंसान को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लोग हमेशा देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हमें यकीन है आपको ये हंसी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि असल में ये हंसी नहीं है।
बल्कि ये उन लोगों पर एक अट्टहास है जो इस वक्त महंगाई की मार से त्रस्त हैं। दरअसल जिन्हें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर हंसते हुए देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। नाम है सूर्य प्रताप शाही। ये भले ही यूपी में कृषि मंत्रालय देखते हों, लेकिन शायद उन्हें दाल के दामों की सही जानकारी नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री महोदय से जब दाल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा गया तो क्या हुआ और वो क्यों हंसने लगे, ये आप खुद देखिए। दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है, दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। अब सोचिए, कहीं भी दाल के दाम 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। क्या ये बयान अपने आप में एक मजाक नहीं है, वो भी एक कृषि मंत्री की जुबान से। इसीलिए आज सत्ता में हमने मंत्री सूर्य प्रताप शाही के लिए दाल का पूरा रेट कार्ड तैयार कर लिया है, जिसे उन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इनमें से किस दाल की कीमत उन्हें 100 रुपए से कम नजर आती है। सबसे पहले अरहर की दाल, आमतौर पर जिसका इस्तेमाल घरों में सबसे ज्यादा होता है। देश के ज्यादातर शहरों में इस दाल की कीमत 170 रुपए से लेकर 180 रुपए प्रति किलो तक है, जबकि दिल्ली के करोल बाग में तो 1 किलो अरहर दाल के दाम 210 रुपए हैं। इसी तरह 1 किलो उड़द की दाल भी दिल्ली के ज्यादातर बाजारों में 150 रुपए से 160 रुपए में बिक रही है। मूंग की दाल के दाम भी 130 रुपए से 140 रुपए प्रति किलो तक है, जबकि 1 किलो मसूर की दाल खरीदने के लिए भी लोगों को 100 रुपए से 110 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा राजमा भी 180 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसीलिए जनता का दाल वाला दर्द अब फूटने लगा है। उनका कहना है कि दालों की बजाय सब्जी की ओर देखते हैं तो उनके भी दाम डराने लगते हैं। इसीलिए संकट है, खाएं तो क्या खाएं, करें तो क्या करें। मंत्री जी को लोगों का दर्द दाल भी देखना चाहिए। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अरहर की दाल 100 रुपए किलो है और ये कहकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग थे वो हैरान हो गए और सूर्य प्रताप शाही हंसने लगे। लेकिन सच्चाई सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री के बयान से काफी जुदा है। दरअसल इस वक्त हम दिल्ली के करोल बाग की दालों की थोक मंडी में खड़े हैं। दाल की अगर बात करी जाए कि दाल के रेट किस तरीके से बढ़े हैं, कितने तक पहुंच चुके हैं, सबसे महंगी दाल कौन सी हो रही है? सर, दाल के रेट पिछले 3 से 4 महीने में ग्रेजुअल स्पीड में बढ़ रहे हैं। मैं बोलूं कि एकदम है ऐसा नहीं है। और इस समय सबसे महंगी दाल अगर कोई है वो है अरहर की दाल। क्या रेट है? आज के टाइम में जो रिटेल प्राइस है वो 210 के बीच में चल रहा है। पर हाँ, इससे सेल में फ़र्क है, इससे लोगों की डिमांड में फ़र्क है। जिसको 1 किलो चाहिए होता है वो आधा किलो पे आ गए हैं। और हर एक के प्राइस इफेक्ट्स तो पड़ते ही हैं, क्योंकि हर कोई अपने जेब के हिसाब से चलता है। दाल खरीदने आए यहाँ पे जी, ये खुली दाल है, ये 210 रुपए किलो है। अगर यही हम पैक्ड लेंगे या किसी भी बढ़िया जनरल स्टोर जो अच्छे हैं उन पर जाएंगे तो यही 250-300 रुपए से कम नहीं है ये दाल। अब बताओ खाएंगे क्या? अरे हम सब कुछ लेके जाते हैं यार। दाल क्या बात कर रहे हो आप? दूध लो ना, उनके बैठते 2 रुपए दूध बढ़ गया दोबारा। नहीं, मैं अभी फिलहाल दाल की अगर बात करूं, महंगाई की बात हो रही है ना, इस पे दालें क्यों? और भी तो है चीजें। अब यूपी के कृषि मंत्री के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कृषि मंत्री गरीबी और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये महंगाई के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इस पर जवाब बीजेपी ने भी दिया है। मंत्री है ना, इसलिए उनके ये बोल हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी से पूछिए मंत्री जी की महंगाई है या नहीं, वो क्या कहता है। तो इस तरह के बयान जो है मुझे लगता है बड़ी असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना है और कोई इनका गरीबी महंगाई से लेन देन नहीं है। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जो मुस्कुराहट,
जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इस समय महंगाई की दर 5% से कम है। 2% से लेकर 6% तक महंगाई की दर एक कंट्रोलेबल और सामान्य स्थिति की मानी जाती है। और दाल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, कोई जाके चेक कर ले कि हमारी सरकार आने से पहले कितना दाल का, दलहन का स्टोरेज और इंपोर्ट था और कितना प्रोडक्शन था, और हमारी सरकार आने के बाद कितना बदलाव। और सत्ता में अब बात करते हैं भारत की उस अनमोल धरोहर की जिसमें रत्न आभूषण वाला रहस्यमयी खजाना है। उस धरोहर का नाम है ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर। 12वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में एक अमूल्य रत्न भंडार है जिसके अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात समेत कई रत्न और रहस्यों का खजाना मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि आज से सिर्फ 4 दिन बाद यानी 14 जुलाई को जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार खुलने वाला है। रत्न भंडार पर्यवेक्षी समिति ने जो जानकारी दी है इसके अनुसार 40 साल बाद ऐसा होगा जब इस भंडार के ताले खुलेंगे। बताया जा रहा है कि रत्न भंडार में अरबों की संपत्ति है। रत्न भंडार में बहुमूल्य आभूषण और गहने हैं। इसे आप ऐसे भी समझिए कि रत्न भंडार का रहस्य भी खुलने वाला है। 14 जुलाई को भंडार खोला जाएगा। चाबी से ताले नहीं खुले तो उन्हें तोड़ा जाएगा। बहुमूल्य वस्तु मंदिर परिसर में शिफ्ट होगी। आखिरी बार 1985 में इसकी मरम्मत हुई थी। साल 1978 के बाद लेखा जोखा नहीं हुआ है। भंडार जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में स्थित है। मान्यता है इसमें जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के बहुमूल्य गहने मौजूद हैं। भक्तों के दिए गए बहुमूल्य आभूषण भी हैं। ओह, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।